हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया होना भी चाहिए, है ना? होना चाहिए ना बढ़िया। बढ़िया होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? स्वस्थ और खुश भी रहना चाहिए, है ना? चलिए, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? अभी आप ये न्यूज़ सुन रहे होंगे, काफ़ी टाइम से ही सुन रहे हैं, पिछले साल से ही सुन रहे हैं कि अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और नवंबर में हो भी जाएंगे अब नेक्स्ट मंथ में। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? क्यों ये चुनाव, यानी कि जब अमेरिका के चुनाव होते हैं, क्यों ये अपने आप में ही बहुत न्यूज़ में रहते हैं कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाना है, अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, रहते हैं ना न्यूज़ में। और ये राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया क्या है कि अमेरिका में किस तरीके से राष्ट्रपति चुने जाते हैं, यह बहुत लंबा प्रोसेस है, 1-1.5 साल का प्रोसेस है। यानी कि 2020 में चुनाव हो रहे हैं, परंतु 2019 से ही इसकी तैयारियां, इसका प्रोसेस शुरू हो गया था। 2019 में ही जिनको भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना है, वो अपने घोषणा कर देते हैं कि हाँ जी, मैं लड़ूंगा चुनाव। किसके लिए? राष्ट्रपति पद के लिए। तो चुनाव की घोषणा तो 2019 में ही, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 साल पहले से ही राष्ट्रपति पद के चुनाव की तैयारियां, प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो 1-1.5 साल की लंबी प्रक्रिया है ये चुनाव की। अब हम यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से चुनाव होता है। आप देखते हैं कि अमेरिका भी एक लोकतंत्रात्मक देश है और भारत भी एक लोकतंत्रात्मक देश ही है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु जो सबसे पुराना लोकतंत्र है वो अमेरिका का ही है। हमारा लोकतंत्र बहुत बड़ा है, बहुल संस्कृति है इसमें, परंतु अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है, तो वो अमेरिका का है। 200 साल पुराना लोकतंत्र है कम से कम। और एक बात ये भी है, फैक्चुअल क्वेश्चन, कि सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है। हमारे यहाँ पर भी लिखित संविधान है, परंतु हमने पहले नहीं लिखा था, सबसे पहले अमेरिका ने ही लिखा था। हमारा संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या संविधान है? सबसे बड़ा, जिसमें इतने सारे आर्टिकल है, 395 है ना, और वहाँ पर सिर्फ 7। तो हमारा सबसे बड़ा है संविधान, परंतु सबसे प्रथम लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी प्रक्रिया क्या है अमेरिका में। हमारे यहाँ पर आप अगर इसकी तुलना करना चाहें तो थोड़ी बहुत कर सकते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन, जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा के सांसदों के लिए भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए भी इनडायरेक्ट तौर पर ही इलेक्शन होते हैं। पहले तो आप ये बात रखिए, सीधे तौर पर जाकर जो जनता है अमेरिका की, वो राष्ट्रपति नहीं चुनती है। हमारे यहाँ पर भी राज्यसभा के लिए जो चुनाव होते हैं वो सीधे हम और आप नहीं चुनते ना। हम और आप किसको चुनते हैं? एमएलए को चुनते हैं। अगर राज्यसभा में चुनाव किसके द्वारा होता है? राज्यसभा, यानी कि राज्यों की सभा। और राज्यों में कौन होते हैं? एमएलए, विधायक। वो विधायक ही राज्यसभा के लिए मेंबर चुनते हैं। और एक ये कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर हम लोकसभा के लिए सीधे चुनाव के में वोट देते हैं, ठीक है, लोकसभा के लिए हम वोट देते हैं या एमएलएज के लिए वोट देते हैं, हम देते हैं ना राज्य में, और लोकसभा में सांसद चुने जाते हैं, हम दोनों के लिए वोट देते हैं। अगर राज्य में हम विधायक चुनते हैं तब क्या होता है? हम विधायक चुन के भेज देते हैं और वो विधायक विधानमंडल में चुन के जाते हैं, राज्य के विधानमंडल में। फिर आपसी सहमति से वो मुख्यमंत्री चुनते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री जो चुना गया वो इनडायरेक्ट तौर पर हमने चुना। हमने तो एमएलए चुन के भेजे थे, विधायक चुन के भेजे थे, फिर उनके द्वारा विधानसभा में किसका चुनाव किया गया? मुख्यमंत्री का। ऐसे ही लोकसभा में क्या होता है? हम लोग सांसद चुनते हैं अपने क्षेत्र से, सांसद चुनकर केंद्र की संसद में जाते हैं और वो मुख्यमंत्री चुनते हैं या प्रधानमंत्री? बताइए, क्या चुनते हैं सांसद? नहीं पता? बताइए, सोचिए, क्या चुनते हैं?
तो सांसद चुनते हैं प्रधानमंत्री। क्या चुनते हैं? सांसद प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो इनडायरेक्ट तौर पर है, हमने सीधे तौर पर तो प्रधानमंत्री जी को नहीं चुना ना, हमने तो केंद्र में सांसद चुने और राज्य में विधायक चुने। विधायकों ने अपनी सहमति से विधानसभा में क्या किया? मुख्यमंत्री को चुन लिया राज्य के लिए, और केंद्र में सांसदों ने अपनी सहमति से किसको चुना? फिर बताइए, अभी तो बताया है, किसको चुन लिया? चुन लिया प्रधानमंत्री जी को। तो इसी तरीके की यहाँ पर प्रक्रिया है कुछ। यहाँ पर भी जनता सीधे तौर पर वोट नहीं करती है राष्ट्रपति चुनाव में। अब वो प्रक्रिया क्या है और किस तरीके से चुनाव होता है अमेरिका में, वो देखेंगे। आर्टिकल 2 जो संविधान किसका? अमेरिका का संविधान है, उसके आर्टिकल अनुच्छेद 2 के सब क्लॉज सेक्शन 1 में, किसके? आर्टिकल 2 के सेक्शन 1 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति कौन बन सकता है, यानी कि राष्ट्रपति पद का चुनाव कौन लड़ सकता है अमेरिका में, उसके लिए क्या अर्हताएं हैं, क्या बातें रखी गई हैं, क्या शर्तें हैं कि आप अगर इनको पूरा करते हैं तब आप चुनाव लड़ सकते हैं। पहली, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी जन्म से ही, यानी कि उसकी जो पैदाइशी है, उसका जन्म है वो अमेरिका में ही होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आपका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ है और आपको नागरिकता वहाँ की मिल गई है तो भी आप अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं लड़ सकते। आपका अमेरिका में जन्म होना आवश्यक है, आपकी पैदाइश अमेरिका की होनी चाहिए, तभी आप अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, एक बात ये क्लियर रखेगा। दूसरी, आयु कम से कम 35 वर्ष। कितनी? 35। कितनी है आयु? 35 वर्ष होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा व्यक्ति कम से कम 14 साल अमेरिका में रहा हो। जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है वो कम से कम 14 वर्ष तक, 14 साल तक अमेरिका में निवास कर रहा हो, निवासित या निवास किया हो उसने पहले, कम से कम 14 साल तक। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा है वो छोटा था और उसके मम्मी पापा अमेरिका से किसी और देश में चले गए। ठीक है, उस जन्म हुआ था उसका अमेरिका में, परंतु उसके मम्मी पापा उसको लेकर किसी और देश में चले गए और वो वहाँ से 35 वर्ष का होके आए, यानी कि 35 वर्ष होने के बाद आए और उसका मन कर रहा है कि मैं वो राष्ट्रपति जी पद का चुनाव लड़ूंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो 35 वर्ष होने के बाद आए और सीधा बोले कि अब मुझे भी चुनाव में खड़ा होना है। बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके लिए आवश्यक है कि वो पैदाइश भी अमेरिका की हो, यानी कि उसका जन्म भी अमेरिका में ही हुआ हो और साथ ही साथ उसने कम से कम 14 साल अमेरिका में निवास किया हो और 35 वर्ष की आयु हो। और या फिर ये भी दे सकते हैं आपको कि वो इंग्लिश बोलना जानता हो। ये भी कहीं कहीं आप देख सकते हैं। ये बात ये है, अर्हता भी आ जाती है जब आप न्यूज़ वगैरह सुनते हैं कि अगर आप, और हाँ हो सकता है एग्ज़ाम में भी पूछ ले कि ये वाली बात भी है कि वो इंग्लिश बोलना जानता हो, अंग्रेजी बोलना जानता हो, तो बिल्कुल है ये वाली अर्हता भी। प्राइमरी कॉकस, ये देखिए कि अब सिस्टम किस तरीके से चुनाव होता है। प्राइमरी तथा कॉकस क्या है? प्राइमरी तथा कॉकस चुनाव, ये है क्या? ये दोनों शब्द क्या हैं? ये चुनावी प्रक्रिया है पार्टी का उम्मीदवार तय करने के लिए, यानी कि जो भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनेगा किसी भी पार्टी से, बेसिकली बहुत सारी पार्टियां होती हैं जिस तरीके से हमारे देश में है। हमारे देश में लोकतंत्र है, बहुत सारी पार्टियां हैं, परंतु क्या है, 2 पार्टी का प्रभुत्व रहता है हमेशा केंद्र के चुनावों में। किसका? बीजेपी और कांग्रेस का भी तो यही प्रभुत्व है, परंतु पार्टियां तो बहुत सारी हैं। तो इसी तरीके से अमेरिका में भी बहुत सारी पार्टियां हैं, परंतु 2 पार्टियों का प्रभुत्व रहता है। तो यही है, ये जो 2 शब्द है, ये पूछ भी सकते हैं आपसे प्रीलिम्स में कि ये शब्द किस चुनावी प्रक्रिया के लिए या किस देश की चुनावी प्रक्रिया में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया में प्रयोग में लाए जाते हैं। पहली पार्टी कौन सी है? रिपब्लिकन पार्टी। कौन सी है पहली? रिपब्लिकन पार्टी। और ये जो वर्तमान समय में डोनाल्ड ट्रंप जी है ना, वो रिपब्लिकन पार्टी से ही हैं।
और दूसरी कौन सी है? डेमोक्रेट्स। कौन सी है? डेमोक्रेट्स। जैसे हमारे यहाँ दो पार्टी का प्रभुत्व रहता है केंद्र के चुनावों में। किसके चुनावों में? केंद्र के। राज्य में किसी का भी हो सकता है, दिल्ली में देख सकते हैं आप आम आदमी पार्टी का हो सकता है, और साउथ में तृणमूल कांग्रेस का। तो राज्य में किसी का भी हो सकता है, पर तो केंद्र के स्तर पे दो पार्टी का प्रभुत्व रहता है, कांग्रेस और बीजेपी। तो इसी तरीके से अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी है और डेमोक्रेट्स पार्टी है। तो आपसे पूछा भी जा सकते हैं दो पार्टी किस देश से संबंधित है। तो इन दोनों ही पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है अगर उसे समर्थन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर रखिएगा, कोई भी पार्टी का सदस्य लड़ सकता है। अब प्राइमरी और कौन सा? कॉकसेस, इन दोनों में क्या अंतर है? प्राइमरी आप कह सकते हैं कि प्राइमरी जो चुनाव होते हैं ये राज्य के द्वारा कराए जाते हैं। किसके द्वारा? अगर एक शब्द में कहें तो राज्य के द्वारा कराए जाते हैं। और जो कॉकसेस चुनाव हैं ये पार्टी के सदस्य ही चुन लेते हैं, पार्टी के सदस्य ही डिसाइड कर देते हैं इसमें कि किसको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना है। ये जो शुरू से जो प्रक्रिया थी वो इसी कॉकसेस चुनाव के तहत ही उम्मीदवार तय होता था, परंतु 1970 में से प्राइमरी सिस्टम शुरू हुआ है और अब भी 13 देशों में, आई थिंक 13 देशों में कॉकसेस सिस्टम ही चलता है, बाकी प्राइमरी सिस्टम है। 50 देश है ना टोटल, तो बाकी में प्राइमरी चलता है और 13th में कॉकसेस सिस्टम चलता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी को राज्य सरकार चुनती है, राज्य सरकार के तहत चुने जाते हैं। जो इसकी चुनावी प्रक्रिया है वो राज्य अपने अंडर में कराती है, राज्य के तहत इसके चुनाव होते हैं प्राइमरी के। ये खुले या बंद रूप में भी हो सकते हैं। खुले रूप में क्या होता है? जनता तथा पार्टी के समर्थक दोनों मिलके चुनते हैं, और बंद में सिर्फ पार्टी के समर्थक ही वोट करते हैं। याद रखिएगा ये बात भी आप। और कॉकसेस में क्या है? इसमें पार्टी के समर्थक एक जगह इकट्ठा होकर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं तथा राष्ट्रपति पद के लिए खड़े व्यक्ति की बात सुनते हैं। जो भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होते हैं व्यक्ति, उनकी बात सुनते हैं, उनसे अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उसके बाद उसी सभा में अपने हाथ खड़े कर कर एक उम्मीदवार को समर्थन दे देते हैं। इस तरीके से कॉकसेस सिस्टम के तहत चुन लिया जाता है और प्राइमरी सिस्टम के तहत इस तरीके से। इसमें जनता वोट करती है। ठीक है, नोट देखिए, अब इसमें नोट क्या डाला हुआ है? वोटर को चुनाव से पहले कुछ समय के लिए, आपको पूछा जा सकता है इस बात से कि वोटर को चुनाव से पहले कुछ समय के लिए किसी भी एक पार्टी के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, तभी वह अपना वोट मतदान यानी कि अपना वोट या अपना मत जब वोटिंग टाइम आता है उस समय दे सकता है, अगर उसने कुछ समय पहले अपना रजिस्ट्रेशन किसी भी एक पार्टी के लिए करवा रखा है। जब आप फॉर्म डालते हैं या कोई भी फॉर्म डालते हैं, ज़्यादातर यही एग्जांपल है, फॉर्म डालते हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, या किसी आपको ऑनलाइन कोई फॉर्म डालना है, किसी स्कूल का डालना है, कॉलेज का डालना है, या जो भी फॉर्म डालना है, तो क्या होता है? पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद आगे की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर भी यही सिस्टम है कि अगर आपको वोट करना है चुनाव में तो आपको पहले किसी भी एक पार्टी का, इसमें कोई दबाव नहीं है कि आप इसी पार्टी से चुने, जिस भी पार्टी से आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। तो आपको किसी भी एक पार्टी का से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है चुनाव से पहले, तभी आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं। प्राइमरी चुनाव, ठीक है ना, जनता प्राइमरी चुनाव में ही भाग लेती है ना, तो ये आप बात याद रखिएगा, इसलिए मैंने नोट डाल के लिखी है। पार्टी का उम्मीदवार कैसे चुना जाता है? अब जो पार्टी है, पार्टी का उम्मीदवार कैसे चुना जाएगा? पार्टी का उम्मीदवार कैसे चुना जाएगा कि किस जो राज्य हैं उसमें पार्टी के उम्मीदवार का चुनाव होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का सीधा चुनाव नहीं होता। तो अब ये देखिए, पार्टी का उम्मीदवार किसी भी राज्य में कैसे चुना जाएगा? दोनों पार्टियों की तरफ से आवश्यक रूप से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए एक संख्या की आवश्यकता होती है, जो दोनों पार्टी हैं, क्योंकि दोनों इन्हीं दो पार्टियों का प्रभुत्व है ऑल ओवर, आप कह सकते हैं। तो यही है कि दोनों पार्टियों की तरफ से आवश्यक रूप से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए एक संख्या की आवश्यकता होती है। कितनी भी संख्या हो सकती है,
डेमोक्रेट की भी अपनी हो सकता है 10 खड़े हों, 15 लोग खड़े हों राष्ट्रपति पद के लिए, और रिपब्लिकन की भी अपनी संख्या हो सकती है, वहाँ से भी 10, 15, 20 सदस्य खड़े हों। मतलब एक संख्या डिसाइड होती है कि इतने सदस्य तो खड़े होंगे ही होंगे। तो दोनों पार्टी की तरफ से ये संख्या होती है। अब उदाहरण देखते हैं, एक पार्टी की तरफ से 10 लोग राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हैं, यानी कि रेस में हैं, राष्ट्रपति चुनाव की रेस में कितने हैं, एक पार्टी की तरफ से 10 लोग हैं, तो उनको सभी राज्यों में होने वाले प्राइमरी या कॉकसस, क्या प्राइमरी या कॉकसस चुनाव में सबसे अधिक डेलीगेट्सों का समर्थन हासिल करना होगा। सबसे अधिक जो डेलीगेट्स हैं वहाँ पर उनका समर्थन हासिल करना होगा उनको, जो खड़े हैं वहाँ पर पार्टी के चुनाव, पार्टी के प्रतिनिधि के चुनाव के लिए। अब देखिए ना, पार्टी का उम्मीदवार कैसे चुना जाएगा, तो सबसे अधिक जिसको, ये हमारे यहाँ भी बहुमत के आधार पर ही निर्णय होता है, यानी कि अगर 50 है तो 50 से, 100 है तो 100 में से 50 तो हो गया हाफ हाफ। अब 50 से जो एक भी एक्स्ट्रा होगा उसको हो गया बहुमत, वो बहुमत हो गया ना। 100 में से दोनों को 50-50 मिले तो इक्वल हो गया, बराबर बराबर हो गया, फिर कैसे जीत होगी। अब जिसको भी 50 से ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। तो यही बात यहाँ कही गई है कि एक पार्टी की तरफ से 10 लोग राष्ट्रपति पद के लिए रेस में हैं, तो उनको सभी राज्यों में होने वाले प्राइमरी या कॉकसस चुनाव में सबसे अधिक डेलीगेट्सों का समर्थन हासिल करना होगा। अंत में इन्हीं डेलीगेट्सों की संख्या के आधार पर नेशनल कन्वेंशन की ओर बढ़ा जाएगा। क्या कहा गया है कि अंत में इन्हीं डेलीगेट्सों की संख्या के आधार पर कहाँ, किसकी तरफ, कौन सा प्रोसेस होगा उसके बाद, इनके चुनाव के बाद नेशनल कन्वेंशन का। क्या होगा, नेशनल कन्वेंशन। तो नेशनल कन्वेंशन क्या है, हमारे यहाँ अभी क्या होता है कि जिस पार्टी के जितने ज़्यादा सदस्य होते हैं उसी के हिसाब से ही ना, अब हमें राज्य में मुख्यमंत्री चुनना है तो विधानमंडल में क्या होता है, विधानमंडल होती है ना राज्य में, तो क्या होता है, जिस भी पार्टी के सबसे ज़्यादा सदस्य होते हैं, जिस भी पार्टी से सबसे ज़्यादा एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, उनके ही पार्टी के दल के मुखिया को चुन लिया जाता है। वो लोग आपस में सलाह मिला के चुनते हैं ना, परंतु यहाँ पर सलाह नहीं मिलाई जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, डेलीगेट्स हो गए पार्टी के सबसे ज़्यादा, अब होगा नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन में क्या होगा, आप वर्तमान समय में देखिए 2020 के चुनावों में ये संख्या अलग अलग भी हो सकती है। 2020 के चुनाव में रिपब्लिकन जो हैं उनके कितने हैं डेलीगेट्स, टोटल डेलीगेट्स कितने हैं रिपब्लिकन के 2550, और जीत कितने पे होगी 1276 पे, कितने पे 1276 पे, और डेमोक्रेट्स के कितने हैं 3979, कितने हैं, ये संख्या आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं 3979। वैसे इतना आवश्यक नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। अब जब नेक्स्ट टाइम चुनाव होंगे तो हो सकता है इसकी, और जीत कितने पे होगी इसकी 1991 1991 पे। डेमोक्रेट्स को जीतने के लिए इतने चाहिए, टोटल इतने हैं, जीतने के लिए चाहिए, बता दिया है फिर भी आपको। वैसे फैक्चुअल क्वेश्चन है, इतना शायद ना पूछा जाए क्योंकि इंडिया के तो है नहीं, अमेरिका के हैं, परंतु प्रक्रिया और इसके जो कुछ वर्ड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राइमरी और कॉकसस बताया हो, पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन देके कि ये जो शब्द हैं ये किस देश की चुनावी प्रक्रिया में प्रयोग में लाए जाते हैं, या जो अमेरिका के चुनाव होते हैं उसमें नेशनल कन्वेंशन क्या होती है। तो अब हम नेशनल कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। नेशनल कन्वेंशन क्या है, जब प्राइमरी व कॉकसस चुनाव समाप्त हो जाते हैं तब दोनों पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का पता चल जाता है। जब ये चुनाव संपन्न हो जाते हैं तब पता चल जाता है कि किस पार्टी से राष्ट्रपति पद का कौन उम्मीदवार है, परंतु इसकी ऑफिशियल घोषणा कब होती है, जिस दिन इसकी ऑफिशियल घोषणा होती है उसी घोषणा को नेशनल कन्वेंशन कहा जाता है। आप याद रखिएगा, पता तो तभी चल जाता है जब नतीजे आ जाते हैं कि हाँ
कौन किस पार्टी से उम्मीदवार है, परंतु इसकी ऑफिशियल घोषणा करनी पड़ती है। तो वो जो ऑफिशियल घोषणा होती है, एक तरीके से, तौर तरीके से, कहते हैं ना, बैठा तो है परंतु तरीके से नहीं बैठा, तरीके से बैठ होता है ना। हम घर में बैठते हैं कैसे भी बैठ जाते हैं, परंतु अगर हम प्रोफेशनल कहीं ऑफिस में बैठे हैं तो वहाँ बैठने का एक तरीका होता है ना। ऐसे ही सरकारी काम करने का भी एक तरीका होता है। तो यही बात है कि पता चल जाता है चुनावों के बाद ही कि कौन कौन उम्मीदवार होगा, परंतु उसकी ऑफिशियल घोषणा जब की जाती है, जिस दिन की जाती है, वही नेशनल, ऑफिशियल घोषणा करने को ही नेशनल कन्वेंशन कहा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि नेशनल कन्वेंशन किसको बोलते हैं, किस से रिलेटेड है नेशनल कन्वेंशन, किसके लिए नेशनल कन्वेंशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो और ये जब घोषणा की जाती है उम्मीदवारों की, तो दोनों पार्टी के उम्मीदवार अलग अलग टाइम पर घोषणा करते हैं। रिपब्लिक के अगस्त महीने में करते हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके जो उम्मीदवार है उसकी घोषणा कब होती है, अगस्त महीने में, और डेमोक्रेट्स की जुलाई माह में। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। उम्मीदवार राष्ट्रपति अपने समर्थकों के सामने एक भाषण देते हुए, देखिएगा, उम्मीदवार जो राष्ट्रपति हैं वो अपने समर्थकों के सामने एक भाषण देते हैं। भाषण देते हुए अपनी उम्मीदवारी को स्वीकार करता है। क्या करता है, जब उम्मीदवार की घोषणा हो जाती है तो उसके बाद का प्रोसेस है कि वो भाषण देता है। भाषण देते हुए वो अपनी उम्मीदवारी को स्वीकार करता है, साथ ही अपने स्वविवेक से, अपनी सोच से, अपनी मर्जी से चुने हुए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान करता है। तो ये क्या बात कही गई है यहाँ पर कि उपराष्ट्रपति पद का की जो चुनाव है, जो प्रक्रिया है, वो कोई प्रक्रिया नहीं है जैसे हमारे यहाँ पर एक प्रक्रिया के तहत होते हैं ना उपराष्ट्रपति के चुनाव, परंतु अमेरिका में जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है वो ही अपनी मर्जी से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान करता है, याद रखिएगा। तो यही बात कही गई है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान करते हैं वो अपने भाषण में। यही से भावी राष्ट्रपति अपने अपने चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। भावी यानी कि होने वाले, अभी तो उनके नाम की घोषणा हुई है ना कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ घोषणा हुई है। आगे जब वो चुनावी प्रक्रिया में लगेंगे तब उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट आएगा जब चुनाव लड़ेंगे। तो अमेरिका में चुनाव हमेशा नवंबर माह के पहले सोमवार के मंगलवार, यानी कि अब ऐसा है, समझ में नहीं आया, चलो बताते हैं कि कोई भी महीना मंगलवार से शुरू हो रहा है। ठीक है, मंगलवार से शुरू हो रहा है, तब क्या होगा, चुनाव होगा उस दिन? नहीं होगा, क्योंकि पहले सोमवार तो हुआ ही नहीं। अब जो सोमवार आएगा, पहले सोमवार के अगले दिन मंगलवार को होता है चुनाव। ठीक है, तो 2020 में ये किस दिन है, 3 नवंबर को। तो इसलिए चुनाव कब है, 3 नवंबर को। 3 नवंबर को, क्योंकि उससे पहले सोमवार पड़ जाएगा, पहला सोमवार। तो यही बात की गई है कि अमेरिका में चुनाव हमेशा नवंबर के पहले सोमवार के बाद के मंगलवार को होता है, और इसी दिन सारे चुनाव करवा दिए जाते हैं। इसकी चुनाव की डेट भी फाइनल होती है, दिन भी फाइनल होता है, सब पहले से ही फाइनल होता है। भारत की तरह नहीं है, भारत में ऐसा कुछ फाइनल है नहीं, है ना, परंतु अमेरिका में तय है कि चुनाव होने हैं, इसी डेट को होने हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था तब भी तय समय पर ही चुनाव कराए गए थे। तो ये बात आप क्लियर रखिएगा कि यहाँ पर चुनाव करवाने की डेट, शपथ लेने की डेट, सभी डेट पहले से ही निश्चित हैं। क्लियर है। राष्ट्रपति चुनाव में सीधे जनता भाग नहीं लेती है, याद रखिएगा। जनता स्थानीय तौर पर एक इलेक्टर का चुनाव करती है। क्या जो स्थानीय तौर पर है उसमें एक इलेक्टर का चुनाव करती है। यह अमेरिकी पद के राष्ट्रपति उम्मीदवार का प्रतिनिधि होता है। ये जो इलेक्टर जनता के द्वारा चुना जाता है, यही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो है उनके प्रतिनिधि होते हैं। ये इस समूह को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। ये जो समूह बनता है सारे राज्यों से, तो ये जो चुन के आते हैं इलेक्टर, उनके समूह को क्या बोला जाता है, इलेक्टोरल समूह। जैसे हमारे यहाँ से क्या होता है, चुन के जाते हैं सांसद बोलते हैं केंद्र में,
बोलते हैं ना सांसद। केंद्र में कौन चुन के जाता है? सांसद चुन के जाते हैं। तो क्या होते हैं वो? सांसदों का समूह है वो, सांसदों का समूह है ना। और सांसद या संसद में बैठते हैं वो, संसद में बैठते हैं, सांसदों का समूह है वो हमारा। किसका है? हमारे प्रतिनिधियों का समूह भी बोलते हैं हमारे यहाँ। हमारे प्रतिनिधि हैं ना वो, हमारे प्रतिनिधि हैं। हमारे प्रतिनिधि बाकी आगे जो देश के लिए प्रधानमंत्री चुनने का काम करते हैं या राज्य में मुख्यमंत्री चुनने का काम करते हैं, तो यहाँ पर ये जो चुन के आते हैं, इन्हीं के समूह को इलेक्टोरल समूह कहा जाता है। तो इस समूह को इलेक्टोरल कॉलेज या समूह कहा जाता है। इनकी कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 538 सदस्य होते हैं अलग अलग राज्यों से। और ये वही होंगे जैसे हमारे यहाँ पर केंद्र में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से अमेरिका में भी 2 समूह हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक सीनेट। क्या है? एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और एक है सीनेट। ये 2 समूह हैं। इन दोनों सदस्यों, दोनों जो हैं सदन, इन दोनों सदनों की संख्या को मिलाकर जितनी संख्या होती है वही इस इलेक्टोरल कॉलेज की सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है, कितनी है? 538। तो ये दोनों समूह की सदस्य संख्या जितनी है, यानी कि दोनों सदन जो हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा सीनेट, ठीक है, दोनों को मिलाकर जो सदस्य संख्या है वही इस इलेक्टोरल कॉलेज की सदस्य संख्या होगी। तो कितनी है? 538। कितनी है? 538। तो ये अलग अलग राज्यों से होते हैं। जनता सीधे राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेती, वह एक इलेक्टोरल चुनती है। फिर इलेक्टर पर निर्भर है कि वह किस उम्मीदवार को वोट करे। ठीक है, अब फाइनल तौर पे क्या होता है? जनता ने तो इलेक्टर चुन दिया, अब इलेक्टर के ऊपर निर्भर है कि वो किस पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेगी। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर ये कहा है राज्यसभा में, तो आप देखते हैं ना ओपन बैलेट सिस्टम में, मैंने पढ़ाया भी है कि वहाँ पर अपने ही प्रतिनिधि, अपनी पार्टी के प्रतिनिधि को ही वोट देना आवश्यक है। परंतु अमेरिका में ये बात कहीं नहीं लिखी गई है कि आप अपने ही प्रतिनिधि को, अपनी ही पार्टी को जिससे आप चुन के आए हैं उसी के उम्मीदवार को वोट दें। परंतु लिखी कहीं नहीं गई है, पर ऐसा माना जाता है वो लोग ज़्यादातर अपनी ही पार्टी के जो उम्मीदवार है उसको ही वोट देते हैं। परंतु ये कहा जाए कि संविधान में लिखा गया है या ऐसा कोई प्रावधान है, ऐसा बिल्कुल भी प्रावधान नहीं है, परंतु देते उन्हीं को हैं। भाई कुछ इथिक्स भी तो होती है, कुछ नैतिकता भी होती है। अब जिस पार्टी से हम चुन के आए हैं तो उसी को वोट देंगे, तो बस नैतिकता के आधार पर है, परंतु कहीं प्रावधान नहीं है। तो यही है कि इलेक्टर पर निर्भर है कि वह किस उम्मीदवार को वोट करे। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 से अधिक इलेक्टर्स के समर्थन की आवश्यकता होती है। कितने? 270 से अधिक, 71 हो, 72 हो, 73 हो, 270 से अधिक इलेक्टर्स की आवश्यकता होती है किसी भी राष्ट्रपति को जीतने के लिए। ठीक है, और राष्ट्रपति पद, जब राष्ट्रपति कोई बन जाता है, जीत जाता है, तो उसकी शपथ ग्रहण समारोह कब होता है? 20 जनवरी को। कब होता है? 20 जनवरी को, याद रखिएगा आप ये तारीख। डिबेट का महत्व। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे हमने बताया कि राष्ट्रपति, भावी राष्ट्रपति अपने अपने चुनावी रण में उतरते हैं। हमारे यहाँ भी देखते हैं ना, जब चुनावी रण होता है बहुत रैलियाँ होती है बड़े स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर पैसा खर्च किया जाता है। ऐसे ही अमेरिका में भी किया जाता है, परंतु वहाँ पर जगह जगह रैलियों का महत्व कम है, डिबेट का महत्व बहुत ज़्यादा है। क्योंकि क्या होता है कि फाइनल अगस्त में जाके ये सब प्रोसेस ख़त्म होता है। जो प्राइमरी चुनाव और कॉकस चुनाव का है, सारा प्रोसेस अगस्त में ख़त्म होता है, और उसके 2 महीने बाद ही क्या होते हैं? नवंबर में इलेक्शन होते हैं। तो 2 महीने में जगह जगह रैली ना करके, रैली करते हैं परंतु अपना महत्व है डिबेट का, वार्तालाप, आमने सामने की डिबेट करते हैं, बहस का महत्व है। तो डिबेट, इन 2 महीनों में डिबेट का बहुत महत्व हो जाता है। एक तो समय कम होता है, तो डिबेट के माध्यम से सीधा प्रत्यक्ष तौर पर टीवी चैनलों पर डिबेट होती है, जिसके द्वारा वो प्रत्यक्ष तौर पर जनता को लुभा सकते हैं, अपने पक्ष में कर सकते हैं। जनता क्या? इलेक्टोरल, क्योंकि वही तो वोट चुनते हैं, इलेक्टर ही तो चुनते हैं, तो सीधे तौर पर अपनी बात कर सकती है, बात रख सकती है टीवी चैनलों के माध्यम से, मीडिया चैनल के माध्यम से। तो डिबेट का महत्व है अमेरिकी चुनाव में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे अधिकतर वोटर प्रभावित होते हैं और बहुत कम समय में अधिक वोटरों को प्रभावित करने का बहुत
अच्छा तरीका है। और डिबेट दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी डिबेट। क्या प्राइमरी डिबेट होती है? प्राइमरी डिबेट में पार्टी के सदस्यों के बीच होती है ये सॉरी, किनके बीच होती है? पार्टी के सदस्यों के बीच होती है। जो प्राइमरी डिबेट होती है वो पार्टी के सदस्य, जैसे रिपब्लिकन पार्टी है और डेमोक्रेट्स पार्टी है, दोनों के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में डिबेट होती है प्राइमरी डिबेट। एक होती है प्रेसिडेंशियल डिबेट, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है प्रेसिडेंशियल डिबेट, दोनों राष्ट्रपति उम्मीदवारों के बीच, जो भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनके बीच जो डिबेट होती है वो प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है। तो ये भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, प्राइमरी डिबेट, प्रेसिडेंशियल डिबेट। ठीक है, अब हम कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका के अगर चुनाव को कहा जाए, जैसे हमारे यहाँ 5 साल में इलेक्शन होते हैं, हमारे यहाँ 5 साल में होते हैं लोकसभा के इलेक्शन, और राज्य विधानसभा के भी इलेक्शन, विधान मंडल जिसे कहते हैं हम, कितने में होते हैं? 5 साल में ही होते हैं। परंतु अमेरिका में चुनाव 4 साल में होते हैं, और 4 साल या तो ये दे सकते हैं कि 4 साल में होते हैं, तो बिल्कुल 4 साल में होते हैं, और या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि क्या अमेरिका में चुनाव लीप ईयर में होते हैं? तो बिल्कुल अमेरिका में चुनाव लीप ईयर में होते हैं। और लीप ईयर क्या होता है? जिसमें फरवरी 29 की होती है, वैसे नॉर्मली 28 की होती है ना, पर लीप ईयर में 29 की होती है। और लीप ईयर निकलता कैसे है? जब कोई भी साल, वर्ष 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, वो लीप ईयर होता है। तो दोनों बातें क्लियर है कि 4 साल में चुनाव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और या ये बात आ जाती है कि लीप ईयर में अमेरिका के चुनाव होते हैं, तो ये भी बिल्कुल तय है कि लीप ईयर में होते हैं। और एक और बात ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति 2 कार्यकाल तक ही रहते हैं, यानी कि पहले 4 साल रहेंगे और दोबारा 4 साल रह सकते हैं, उसके बाद वो नहीं रहते हैं। ये वहाँ के संविधान में नहीं लिखा गया है। परंतु जब प्रथम राष्ट्रपति जी कौन थे अमेरिका के? जॉर्ज वॉशिंगटन। जब उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा वो जीत गए, दोबारा लड़ा जीत गए, जनता ने फिर कहा आप लड़िए चुनाव, तब उन्होंने क्लियर कह दिया कि नहीं, अब मैं नहीं लड़ रहा, इतना ही बहुत है आप। तो क्लियर हुआ ये बात कि क्या बात क्लियर हुई कि हमारे यहाँ पर 5 साल है, परंतु वहाँ पर कितना है? 4 साल। 4 साल में वोट होते हैं ना, 4 साल में चुनाव होते हैं अमेरिका में, और हमारे यहाँ पर 5 साल में होता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। और दूसरी बात ये कि कोई भी राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही चुनाव लड़ सकता है अमेरिका में। ये बात वहाँ के संविधान में नहीं लिखी हुई है, परंतु ये मान्यता है, ये चली आ रही है प्रथम राष्ट्रपति जी के समय से ही। वहाँ के जो प्रथम राष्ट्रपति जी थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने जब अपना प्रथम कार्यकाल पूरा किया, उसके बाद द्वितीय पूरा किया, जब उनसे 3rd टाइम भी, तीसरी बार भी कहा कि आप चुनाव लड़िए, तब उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए इतना बहुत है, अब औरों को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में मौका मिलना चाहिए, समय समय पर सभी को मौका मिलना चाहिए सब। और लंबे समय तक अगर कोई एक ही रहता है उस पद पर, तो क्या वो सच्चे मायने में, सही मायने में लोकतंत्र है? नहीं। तो उन्होंने कहा, तब ही वहीं से ये प्रक्रिया शुरू हो गई कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल, यानी कि 2 कार्यकाल तक ही राष्ट्रपति रहते हैं अमेरिका में। 4 साल और 4 साल, तो कुल मिला के कितना हो गया? 8 साल। तो 2 कार्यकाल तक ही कोई भी एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर रह सकता है अमेरिका के। ये बात वहाँ से शुरू हो गई। ऑफिशियल तौर पर संविधान में, अमेरिका के संविधान में नहीं लिखा गया है। और आप देखते हैं हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति जी हैं उनकी अपनी इतनी पावर नहीं है। कुल सेल्फ तौर पर अगर देखा जाए तो भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं उनके पास इतनी पावर नहीं है। हमारे यहाँ पर पावर किसके हाथ में है? मंत्री, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद यानी कि कैबिनेट के हाथ में। परंतु अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो अपने आप में ही प्रभुत्व सत्ता संपन्न हैं, प्रभावशाली हैं, जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी हैं उस तरीके से वहाँ पर राष्ट्रपति जी हैं। हमारे यहाँ पर संसदीय प्रणाली है। हमारा जो सिस्टम है वो ब्रिटेन का सिस्टम जैसा है ना संसद का। वहाँ की जो महारानी है वो नाम मात्र की ही है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर क्या है, देश के प्रमुख राष्ट्रपति जी हैं वो भी नाम मात्र के हैं। सारी शक्ति किसके हाथ में? प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट मंत्री परिषद के हाथ में। परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति जी के हाथ में अपनी ही शक्ति है। और हमारे यहाँ पर क्या है, केंद्र शक्तिशाली है, शक्तिशाली केंद्र है ना। अब मैं
अगर आपको पढ़ना है, मैंने पढ़ा भी दिया है राज्य, विधानमंडल और केंद्र में कैसा संबंध है, कौन प्रभु सत्ता संपन्न है, किसके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, ये मैंने पढ़ा दिया, वहाँ जाके समझ सकते हैं वो लेक्चर देखकर। तो मैं यही कह रही हूँ कि हमारे यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति जी की कुछ सीमित शक्तियाँ हैं, वो इतने शक्तिशाली नहीं हैं, परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति जी बहुत शक्तिशाली हैं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर राज्य को इतनी प्रभुसत्ता प्राप्त नहीं है जितनी अमेरिका के राज्यों को प्राप्त है। अमेरिका के राज्यों का अपना अलग झंडा है, अपनी अलग अलग नागरिकता है। अगर अमेरिका में आप रहते हैं तो आपके राज्य की अपनी अलग नागरिकता होगी और अमेरिका की अलग नागरिकता होगी। और हमारे यहाँ पर क्या है, एक ही नागरिकता है, एक ही संविधान है, एक ही झंडा है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम बिहार के नागरिक हैं, नहीं, हम कहेंगे हम भारत के नागरिक हैं। परंतु वहाँ पर क्या होगा, कोई भी कह सकता है कि मैं कैलिफोर्निया के नागरिक हूँ और साथ ही साथ अमेरिका का नागरिक हूँ। अमेरिका में कैलिफोर्निया है ना, तो स्टेट की अपनी नागरिकता होगी और देश की अपनी नागरिकता। तो वहाँ पर ओरिजिनल तौर पर संघीय प्रणाली है, इसी को बोलते हैं। संघीय प्रणाली में क्या होता है, संघीय प्रणाली में जितनी शक्तियाँ केंद्र के हाथ में होती है उसी तरीके से मजबूत राज्य भी होते हैं। तो अगर आप संघीय प्रणाली का पूरी तौर पर उदाहरण देखना चाहें, हाँ मजबूत तौर पर संघीय प्रणाली कहाँ पर है, तो वो अमेरिका में है, क्योंकि वहाँ पर राज्य अपने आप में प्रभु सत्ता संपन्न हैं। केंद्र के हिसाब से केंद्र कम है, केंद्र की भी अपनी एक बात है, परंतु वहाँ पर राज्य पूरी प्रभुसत्ता संपन्न है। हमारे यहाँ जो राज्य हैं वो इतनी प्रभुसत्ता संपन्न नहीं है, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली है हमारे भारत में। परंतु अमेरिका में पूर्ण रूप से संघीय प्रणाली है। संघीय प्रणाली में राज्य और केंद्र दोनों का अपना प्रभुत्व होता है, दोनों शक्तिशाली होते हैं और बल्कि राज्य ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। और भारत में तो ऐसा नहीं है ना। तो आपने देखा, आई होप कोशिश रही है कि पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होते हैं और वहाँ पर किस तरीके की शासन प्रणाली है, कैसे भारत से अलग है वहाँ की शासन प्रणाली। आया समझ में? नहीं आया तो एक बार दोबारा से आप देख लीजिएगा और आराम से ध्यान से सुनिएगा तो आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। ठीक है।